एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक जरूर से जरूर पहुंचे और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए क्योंकि आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका आज का जो टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री ऑनर्स में जो सेमेस्टर 2 का आपका जो सिलेबस है वो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में सबसे फर्स्ट जो वंश है आपका गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उनके विषय में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनका इतिहास के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यानी उनकी उपलब्धियां इतिहास के विषय में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 आधुनिक तुर्किस्तान यानी काजिस्तान में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था वो 1150 में हुआ था। आधुनिक तुर्किस्तान यानी काजिस्तान में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक नाम कुतुब उद दीन ऐबक था। तो इन तीनों को मिला के शॉर्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ऐबक का अर्थ जो होता है वह चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था। मोहम्मद गोरी जो है वो गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे में जो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास। वो तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला वहाँ पे, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। देखिए कोई भी अगर पहले क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी एक दास के रूप में खरीद के ले आते हैं। कहाँ से? गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीद के ले आते हैं। और कोई भी अगर कहीं से लाता है तो कोई भी कुछ न कुछ काम पे लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले आमिर ए आखुर यानी आमिर, यहाँ पर आमिर ए आखुर का अर्थ होता है अश्वशाला का देख रेख करने वाला। अश्वशाला जहाँ पे घोड़े रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे घोड़े रहते हैं वहाँ का देख रेख करने वाला पर नियुक्त कर दिया, यानी वहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले आमिर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। तो अश्वशाला के देख रेख करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया सबसे फर्स्ट में मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो आपका सेकंड पॉइंट है, तराइन की दूसरी युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की सेना में सहायक नेतृत्वकर्ता के रूप में सहयोग किया। देखिए तराइन के जब दूसरी युद्ध चल रहा था, ठीक है, तराइन का जब दूसरा युद्ध चल रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? मोहम्मद गोरी की सेना में सहायक के नेतृत्वकर्ता के रूप में सहयोग किए। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भारत के शासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। तराइन की जब दूसरा युद्ध खत्म हो जाता है उनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या करते हैं, मोहम्मद जो गोरी जो है क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजपाट दे देते हैं। ठीक है, सौंप देते हैं। अगला पॉइंट क्या है? चंदावर युद्ध, बयाना और ग्वालियर आक्रमण में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का सहयोग किया। यानी चंदावर का जो युद्ध हुआ था, बयाना का जो युद्ध हुआ था और ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था, इन तीनों का जो तीनों युद्ध में क्या किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का सहयोग किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी का सहयोग किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां, ये आपका क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखना नहीं है, यहाँ से आपका आंसर है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन चलाया। तो सबसे फर्स्ट में कहाँ पे चलाया था? तो इंद्रप्रस्थ से स्टार्टिंग किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ से मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन चलाया। चलिए आगे देख लेते हैं। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजस्थान में हो रहे विद्रोहों का बलपूर्वक दमन किया। तो सबसे फर्स्ट में जो राजस्थान में यहाँ पे विद्रोह हो रहा था तो बलपूर्वक सबसे फर्स्ट में उनका दमन किया। इसके बाद
सोलंकी वंश की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया। तो दूसरे नंबर में क्या किया, जो सोलंकी वंश की राजधानी है अनिलवाड़ा, वहाँ पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा में खूब लूट मचाई तथा कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया। ठीक है, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता पर आते हैं, क्या क्या करते हैं, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी मिलेगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले राजस्थान में हो रहे विद्रोह के बलपूर्वक दमन करता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, यहाँ पे अनिलवाड़ा पर आक्रमण करता है, परंतु भीम द्वितीय आक्रमण का सामना नहीं कर पाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा में खूब लूट मचाता है, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बुंदेलखंड के विरुद्ध आक्रमण किया गया, लेकिन राजा परमदेव की मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर, महोबा और खाजराहों पर आसानी से अधिकार कर लिया। इन जगहों पर आसानी से क्या किया, अधिकार कर लिया, यानी कब्जा कर लिया 1202 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया तथा जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी का पूर्ण रूप से सहयोग किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। ठीक है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु के बाद उसके प्रमुख दास, जो दास थे, किनके दास थे, मोहम्मद गोरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गजनी के बाजार से खरीद के लाया गया था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दूज ने साम्राज्य को आपस में बांट लिया था, जिसमें ताजुद्दीन यल्दूज को गजनी, नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध और मुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिला था। यानी देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है अचानक से। तो मोहम्मद गोरी का मृत्यु होने के बाद यहाँ पे तीन शासकों को मोहम्मद गोरी अपना साम्राज्य को बांट देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या होता है, देखिए सबसे फर्स्ट में जिसमें ताजुद्दीन यल्दूज को क्या करते हैं, गजनी दे देते हैं। ताजुद्दीन यल्दूज को क्या करते हैं, गजनी दे देते हैं। नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध दे देते हैं। यहाँ पे आपका नसरुद्दीन कुबाचा को सिंध, मुल्तान दे देते हैं। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य दे देते हैं यहाँ पे शासन करने के लिए। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो तीन शासक हैं उनको साम्राज्य का भार दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल गया ताजुद्दीन यल्दूज। उसके बाद जो आपका सेकंड है मुल्तान। ठीक है, यहाँ पे कुबाचा, नसरुद्दीन को क्या मिल जाता है, कुबाचा मिल जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिल जाता है। आगे देख लेते हैं। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज सिंहासन प्राप्त किए, परंतु वैधानिक स्वीकृति 1208 में प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि 25 जून 1206 में उनको शासन तो मिल गया, लेकिन वैधानिक द्वारा जो स्वीकृत किया गया वो 1208 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कब किया गया था, 1208, यानी 2 वर्ष बाद उनको वैधानिक स्वीकृत, मतलब वैधानिक रूप से उनको शासन मिला 1208 में, यानी 2 वर्ष बाद। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। भारत में तुर्क साम्राज्य का जो नींव रखने वाला सबसे श्रेष्ठ शासक अगर माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किए, शासक बनने के बाद लाहौर जो है उनको अपना राजधानी बनाया था, लेकिन सैनिक मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ में था, जिसे कुछ इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरी राजधानी भी कहा है। आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का शासक बनने के बाद अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, ना ही अपने नाम का कोई सिक्के जारी किए। यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है दिल्ली सल्तनत के शासक बनने के बाद भी ना कोई खुतबा बनवाया, ना कोई खुतबा पढ़वाया। जो देखिए यहाँ पे मस्जिद में कोई एक खुतबा पढ़ाया जाता है मस्जिदों में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना कोई खुतबा पढ़वाया, ना ही कोई अपने नाम के सिक्के जारी किए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे
प्रारंभिक तुर्क इलवरी वंश या मामुलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलवरी वंश कहते हैं, चाहे मामुलक वंश भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं, इलवरी वंश कहते हैं या मामलुक वंश भी उनका नाम है। तो यानी गुलाम वंश का यहाँ पे क्या क्या नाम है, इलवरी वंश है, मामुलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को मोहम्मद गोरी का दास मानकर मलिक सिपाही सलार की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट किया। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे मोहम्मद गोरी का दास बनकर मालिक सिपाही, यानी वो हमेशा मोहम्मद गोरी का दास ही बनकर रहना चाहता था, वो उसी में संतुष्ट था। मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी का दास बनकर ही कुतुबुद्दीन ऐबक उसमें ही संतुष्ट रहना चाहता था, संतुष्ट था, स्वयं को संतुष्ट मानता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालिक सिपाही सलार के अलावा लाख बख्श, कुरान खा और हातिम द्वितीय के उपाधियां धारण की थी। तो यानी उनको देखिए क्या क्या और नाम से जाना जाता है, कुरान खा, लाख बख्श, तो लाखों का वो दान करते थे। इनके कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो लाखों का दान करता था, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। कुरान पढ़ते थे, इसीलिए इन्हें कुरानों का यानी कुरानों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए कुरान खा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दूज की पुत्री से अपना विवाह किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किससे विवाह किया था, तो यल्दूज की जो पुत्री थी उससे अपना विवाह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा के साथ तथा अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट शासक आने वाला है वो है आपका इल्तुतमिश। गुलाम वंश का जो सेकंड आपका शासक है वो है इल्तुतमिश। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपना बहन का जो विवाह है वो नासरुद्दीन कुबाचा के साथ किया था। कुतुबुद्दीन अपनी बहन का विवाह किससे करते हैं, नासरुद्दीन कुबाचा के साथ करते हैं, और अपने पुत्री का जो विवाह है वो इल्तुतमिश के साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ताजुल मासीर के रचनाकार हसन निजामी तथा अल सुजाता ग्रंथ के रचनाकार फ़क्र ए मुदबिर रहते थे। यानी यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर या ये जो एक तथ्य है ताजुल मासिर, इनसे क्या होता है, ये एक पुस्तक की तरह एक तथ्य है। इसमें क्या होता है कि आपका जाके कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जितने भी आपके शासक रहे हैं उनके विषय में आपको ताजुल मासिर में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, ये एक ग्रंथ है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण करवाए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। कई मंदिरों को तोड़कर क्या किए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिदों का निर्माण करवाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यहाँ पे ये फोटो है, आप फोटो के माध्यम से भी यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए 2.5 दिन का झोपड़ा, मात्र 2.5 दिन यानी 2 और उसका आधा दिन, यानी 2.5 दिन में ये जो आपका बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी ये जो आपका दिख रहा है मीनार जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये 2.5 दिन में बनकर तैयार किया गया था। किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मात्र 2.5 दिन में ये रेडी किया गया था, यानी तैयार किया गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये फोटो है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार आपको यहाँ पे फोटो नज़र आ रहा है कुतुब मीनार का। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 दिसंबर 1210 को लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था, 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेल रहे थे, तो उसी समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल माना जाता है वो आपका 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के मध्य में था। ठीक है,
1206 से लेकर 1210 यानी 4 साल ही शासन कर पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम से शासक बनते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन देखिए फर्स्ट जो शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। जो सेकंड आपका शासक जो रहने वाले हैं वो आराम शाह बनने वाले हैं, ठीक है। कौन बनने वाले हैं? आराम शाह। तो आराम शाह के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके जो आपका अगला वीडियो आने वाला है वो बलबन के विषय में आने वाला है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट फिर वीडियो आएगा वो है आपका आएगा इल्तुतमिश के विषय में। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।